हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिजिक्स टीचर प्रदीप शर्मा। 11th की क्लास में बेटा हम लोग जो रिवीजन कर रहे हैं वो टॉपिक हमारा चैप्टर है विमीय विश्लेषण। और विमीय विश्लेषण में अभी तक हमने सीखा था कि अगर आपकी मूल राशियां हैं तो उन राशियों को हम किस प्रतीक से प्रदर्शित करते हैं और उन प्रतीकों की जो घातें होती हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, विमा। बात समझ में आ गई? तो जैसे हमने आपको बता दिया कि द्रव्यमान है उसको हम लोग उसके प्रतीक को हम लोग प्रदर्शित करेंगे m से और उसकी पावर 1 है तो उसकी विमा कितनी है, 1 है। बात समझ लो। देखो मैं लिख रहा हूं, जैसे मैं लिखता हूं द्रव्यमान, तो इस द्रव्यमान का प्रतीक क्या है, m है और इसकी विमा कितनी है, भी 1 है। ठीक है। विशेष बात हमने आपको ये बताई थी कि जितने भी ये प्रतीक होते हैं इन प्रतीकों को हम बेटा इस ब्रैकेट में बंद कर देते हैं तभी उनकी विमाएं कहलाती हैं। ठीक है, याद रहेगा। यानी जितने भी प्रतीक हैं सारे प्रतीकों को हम जब डब्बे में बंद कर देते हैं, कोष्टक में बंद कर देते हैं तो ये उसकी क्या कहलाती है, विमा कहलाती है। ठीक है, चलो अब देखते हैं, अब आगे काम करते हैं। सबसे पहले हमने आपको कुछ विमाएं पढ़ा दी थी और उन्हीं पर हम आगे चर्चा कर रहे हैं। जैसे आज चर्चा करते हैं सबसे पहले त्वरण की। त्वरण क्या होता है, परिभाषा आपने पढ़ी है। त्वरण जो होता है उसे हम लोग कहते हैं वेग परिवर्तन बटे समय। वैसे साधारण भाषा में अगर हम पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। वेग परिवर्तन बटे समय, ये क्या है, यही तो है त्वरण। ये क्या है, त्वरण है। अच्छा, वेग परिवर्तन होकर भी क्या आएगा, वेग ही आएगा। यानी वेग से आप वेग को घटाएंगे, वेग से वेग का अंतर करेंगे तो क्या आएगा, वेग। अगर मात्रक निकालेंगे तो वेग का मात्रक क्या होगा, मीटर बटे सेकंड। याद रखो, वेग को हमने बताया था चाल के बराबर है। वेग किसके बराबर है, चाल के। तो चाल का मात्रक क्या होगा, मीटर बटे सेकंड। और एक बार और समय है तो इसका भी क्या आएगा, सेकंड। तो यहाँ पर क्या आ गया, मीटर बटे सेकंड इंटू सेकंड, मतलब सेकंड की पावर 2। अब सेकंड की पावर 2 का मतलब क्या होगा, सेकंड स्क्वायर। तो इसे आप देख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या करके आप लिखेंगे मीटर इंटू सेकंड की पावर -2। क्लियर है? अच्छा, अब आते हैं क्या निकालते हैं इसका, विमा। क्या निकालते हैं, विमा। विमा कैसे लिखेंगे, तो देखो बेटा, त्वरण के लिए हमने क्या बताया था, वेग परिवर्तन यानी डेल्टा v यानी वेग लिख सकते हैं, और बटे में समय को हम क्या लिखेंगे, t लिखेंगे। दूसरे शब्दों में सीखो, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, मीटर, तो मीटर की जगह क्या आ गया, l। ठीक है, या वेग परिवर्तन को क्या लिख सकते हैं, वेग lt की पावर -1 अपॉन में और समय को क्या लिखेंगे, t। ठीक है, अब ये t जो नीचे है इसकी पावर क्या है, +1, ऊपर आएगा तो पावर -1। तो यहाँ पर क्या होगा, lt की पावर -1 और ये क्या चल रहा था, t की पावर -1। तो क्या बन गया, बन गया ये कि lt की पावर -2। क्या बन गया, lt की पावर -2। ये किसकी विमा है, ये त्वरण की विमा है। किसकी विमा है, ये त्वरण की विमा है। बेटा देखो, मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूं, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। कुछ बेसिक जिन्हें हम लोग प्राइमरी बोलते हैं, ऐसी चीजों को आपको हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि ये चीजें आपको मिलेंगी तो बार बार, लेकिन अगर याद होगा तो इनका सॉल्यूशन भी आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे अगली विमा में जो बताने जा रहा हूं वो है आपकी बल की। किसकी है, बल की। ठीक है, तो जो आपकी बल की विमा है वो क्या है, इसकी बात करते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। तो देखो जरा ध्यान से, बल बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इनटू त्वरण। अब देखो, अगर आपको त्वरण की विमा सीधे से पता है, अगर आपको त्वरण की विमा सीधे से पता है, तो हमने बताया कि हमें त्वरण की विमा पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो इसे आप यहाँ पर तोड़ोगे, ब्रेक करोगे। ब्रेक कैसे करोगे, लिखोगे मीटर वेग बटे समय। त्वरण ही तो है, वेग बटे समय करोगे, फिर वेग को तोड़ोगे तो लिखोगे मीटर दूरी बटे समय। इस तरह से अगर आप तोड़ोगे तो ये आपका लंबा हो जाएगा, प्रोसेस लंबी हो रही है। ठीक है, तो आपको अगर सीधे से याद है कि त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस जगह आपको वैल्यू सीधे रखो। मतलब देखो, जैसे हमने बताया द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का मात्रक बेटा क्या होगा, किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, किलोग्राम। त्वरण का मात्रक क्या होगा,
ठीक है, सही से लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम इनटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फिर से मैं कई बार बता चुका हूं, तो बटे में सेकंड की पावर 2 है, इसे ऊपर लेकर आओगे तो सेकंड की पावर -2 भी लिख सकते हैं। तो इसे हम क्या लिखेंगे, किलोग्राम मीटर इनटू सेकंड की पावर -2। क्लियर है? तो ये है अभी बल का मात्रक। ये क्या है, बल का मात्रक। हमें क्या करना है, विमा निकालनी है, तो हम तुरंत यहां पर आते हैं और इसे एक लाइन में करने की कोशिश करते हैं। देखिए, द्रव्यमान को आप किससे प्रदर्शित करते हैं, m से। किससे प्रदर्शित करते हैं, m से। और त्वरण को किससे प्रदर्शित करते हैं, Lt की पावर -2 से। किससे प्रदर्शित करते हैं, Lt की पावर -2 से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम इसको देखें तो हम इसे जोड़ के लिख सकते हैं, एक ही ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो इसे एक ही ब्रैकेट में लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, mLt की पावर -2। ऐसा कर लेंगे। अगर ऐसा कर लेंगे तो हमें विमाएं लगेंगी। बात समझ में आ रही है? जरा देखो ध्यान से, यहां पर हमने किलोग्राम की जगह क्या लिखा, m, दूरी यानी मीटर की जगह क्या लिखा, l, समय यानी t की जगह लिखा t, और यहां पर समय की पावर सेकंड की पावर क्या है, -2। तो यहां पर t की पावर भी क्या होगा, -2। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए अगली विमा देखते हैं। अगली विमा को समझते हैं कैसे आएगा। जैसे हमने अगली विमा को पढ़ लिया, इसी के बाद कार्य। क्या पढ़ा, कार्य। बताओ जरा, कार्य का सूत्र क्या होता है, कार्य का सूत्र क्या होता है, हाँ, कार्य बराबर होता है बल इनटू बल की दिशा में विस्थापन। कार्य क्या है, बल इनटू बल की दिशा में विस्थापन। ये क्या है, यही तो कार्य है। कार्य बराबर बल इनटू विस्थापन। देखो बेटा, जरा बल क्या है, बल अगर आप बात करेंगे तो पिछले अभी सूत्र में आपने पढ़ा बल का मात्रक। बल का मात्रक क्या था, किलोग्राम इनटू मीटर बटे में सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और इनटू में क्या है, विस्थापन। विस्थापन में तो दूरी है, विस्थापन क्या है, दूरी है। तो दूरी का मात्रक क्या आएगा, मीटर। यानी इसे क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम इनटू मीटर मतलब मीटर की पावर 2 बटे में क्या है, सेकंड स्क्वायर यानी प्रति सेकंड स्क्वायर। फिर से वो पुरानी वाली बात है कि सेकंड नीचे है, ऊपर आएगा तो पावर कितनी लेकर आएगा, -2। यानी किलोग्राम इनटू मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड की पावर -2 हो गया। आ रहा है ना? अच्छा, आ रहा है तो विमा बनाते हैं। विमा हमें अगर बात की जाए, हम बता रहे हैं कि पुरानी चीजें अगर हमको याद है, पुराने फॉर्मूले याद है, पुरानी विमाएं याद है, या जो छोटी छोटी प्राइमरी आपकी विमाएं आपको याद है, तो आप इन सब की विमाएं एक लाइन में बना सकते हैं। देखते हैं कैसे। बल की विमा क्या पढ़ी आपने, mLt की पावर -2। विस्थापन है दूरी, दूरी की विमा क्या थी, l। और अब यहां पर देखोगे तो l की पावर 1 है, l की पावर 1 है, तो l की पावर 1 + 1 यानी 2 होगी भाई। कितनी होगी, 2। यानी mL² t की पावर क्या हो गई, -2। देखो भाई, इसे मात्रक से एक बार फिर मिला लेते हैं। किलोग्राम की जगह पर m है, दूरी की जगह पर l है, मतलब मीटर की जगह पर l है, मीटर की पावर 2 है, तो l की पावर 2 है, सेकंड की पावर -2 है, तो t की पावर भी -2 है। क्लियर हो रहा है ना, आराम से हो रहा है। ठीक है, तो अगला देखते हैं। अगली बात करते हैं दाब की। दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ, बल का मतलब है भाई, तुमने बल लगाया, प्रति एकांक क्षेत्रफल में लग रहा है, तो वो क्या बन जाता है, दाब। क्या बनता है, दाब। किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत लगने वाले बल को कहते हैं दाब। तो यहाँ पर दाब कितना है, बल बटे क्षेत्रफल। बल का मात्रक अभी आपने ज्ञात किया, किलोग्राम मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, और अपॉन में क्या है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर। आप समझदार हैं, मीटर की पावर 1 है, 2 है, आप घटा सकते हैं। तो अब यहाँ पर मात्रक क्या आएगा, किलोग्राम प्रति
अब ये तो आ गया, अगर दिया गया तो फिर से वही बात है कि नीचे मीटर है, ऊपर आएगा तो पावर -1 सेकेंड स्क्वायर, नीचे है ऊपर आएगा तो पावर -2 बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, किलोग्राम इनटू मीटर की पावर -1 इनटू में सेकेंड की पावर -2। क्लियर हुआ? कितना समझ में आ गया? अगर इतना आ गया है तो देखो इसकी विमा भी बहुत आसान से बना सकते हो। जैसे बल की विमा क्या होने वाली है, mLT की पावर -2 अपॉन में आ जाओ क्षेत्रफल की विमा क्या होने वाली है, क्षेत्रफल का मात्रा होगा मीटर स्क्वायर, तो विमा क्या होगी L की पावर -2। L की पावर -2 ऊपर आएगी, लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर एक ब्रैकेट में तो आपका mLT की पावर -2 चल रहा है और दूसरे ब्रैकेट में क्या चलेगा, L की पावर -2 चलेगा। अगर ध्यान से देख के बताओ तो इसकी पावर +1 है, इसकी पावर -2 है, तो क्या हो गया, तो बनेगा यहाँ पर mL पे पावर -1 T पे पावर -2। छोटी सी कहानी अभी आपने पढ़ी, समझ में आई, मजा भी आया, ठीक है। तो और आगे देखते हैं क्या होने वाला है। हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ आनंद सैनी, आई एम योर केमिस्ट्री ट्यूटर। लेट्स स्टार्ट टू लर्न केमिस्ट्री। तो चैप्टर चल रहा है हमारा रिडॉक्स रिएक्शन। बहुत सारी चीजें आप इस चैप्टर में सीख चुके हैं, जान चुके हैं। आज का आपका जो टॉपिक हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, टू मच इंपॉर्टेंट। कौन सा टॉपिक है? रिएक्शन बैलेंसिंग, रासायनिक समीकरणों के संतुलन कैसे करेंगे रिएक्शन बैलेंसिंग। बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अगर होती है ना कहीं तो इसी टॉपिक में होती है। रिएक्शन बैलेंस करने में बड़ी टेंशन होती है, पता नहीं क्यों होती है, जबकि बहुत इजी टॉपिक है। बड़े आराम से समझेंगे, ब्रेन से सीखेंगे, मजा आएगी इस चैप्टर में, इस टॉपिक में बहुत अच्छा लगने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिएक्शन बैलेंसिंग। अच्छा, हम समझते हैं कि आपको ये सारी चीजें पहले भी हम पढ़ा चुके हैं, ऑडियो मिली थी आपको, पीडीएफ फाइल मिली हुई थी, इसके ब्याज में आपने ये सारी चीजें एक्सप्लेन हो चुकी है, पढ़ भी चुके हैं, प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। लेकिन आज जब आपको चीजें लाइव मिल रही हैं, वीडियो लेक्चर के थ्रू मिल रही है, तो चीजें आपके लिए और अच्छी होने वाली हैं। तो स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे आपसे कहा जा रहा है रिएक्शन बैलेंसिंग के लिए हमारे पास में होते हैं बेटा कितने, दो मेथड। कौन कौन से? एक है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीजन संख्या विधि, और दूसरा है आपके पास में कौन सा, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन विधि। तो ये जो दो मेथड है ना बेटा, इनको हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला मेथड, जैसे मैंने वहां भी पढ़ा मेथड आयन वाला ही पढ़ाया था, यहाँ भी आयन वाला ही पढ़ाऊंगा, ज्यादा इजी है क्योंकि इसमें बच्चों को ज्यादा टेंशन होती है, इसलिए पहले इसी को पढ़ेंगे क्योंकि ये होगा भी इजी। अच्छा, लेकिन मेथड की तो बात करेंगे बाद में कि दो मेथड हैं आपके पास में, वो हम लोग अलग अलग डिस्कस कर लेंगे। कुछ कॉमन सी चीजें, कुछ कॉमन सी काम की बात वो हम लोग आज सीख ले रहे हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे। जरा रूल्स स्टार्ट करने से पहले क्या है काम की बात। रिएक्शन आपके पास जब आती है बैलेंस करने के लिए, जब कोई भी रिएक्शन में बैलेंस करना होगा तो कोई भी रिएक्शन बैलेंस करने के लिए कॉमन रूल्स जो आप दोनों मेथड में यूज करने वाले हैं वो क्या है कि हमें सबसे पहले तो रिएक्शन का मीडियम आइडेंटिफाई करना होता है, अभिक्रिया का माध्यम पहचानना होता है कि अभिक्रिया का माध्यम है कौन सा। तो अभिक्रिया का माध्यम दो ही होता है, या तो वो एसिडिक मीडियम होगा या फिर वो बेसिक मीडियम होगा। अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम। बेटा एसिडिक मीडियम का मतलब HN एंड हेयर का मतलब OH। एसिड क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन ना, तो हाइड्रोजन आयन या फिर आपका हाइड्रोक्सिल आयन, ये बात हम लोग कर रहे हैं। माध्यम आप पहचानते हैं, कैसे पहचानेंगे? अगर अभिक्रिया होगी अम्लीय माध्यम में, कई बार क्वेश्चन में क्या करते हैं रिएक्शन में आपको लिख करके दे देते हैं, जो रिएक्शन दिया गया है उसके साथ में बाहर लिखा होगा अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में है, या वहाँ बाहर ब्रैकेट में लिख देते हैं क्षारीय माध्यम। नहीं लिखा होगा तो आप रिएक्शन में देखिएगा, आपको लेक्चर्स में मिल जाता है, कोई ऐसे लिखा होगा HCl लिखा होगा, H2SO4 लिखा होगा, HNO3 लिखा होगा। तो एसिड अगर कोई भी दिया गया है, एसिड से रिएक्ट करा रहे तो अभिक्रिया हो जाएगी अम्लीय माध्यम में। ऐसे अगर कोई बेस दिया गया है, कोई क्षार दिया गया है तो अभिक्रिया हो जाएगी क्षारीय माध्यम में। कई बार आपको ऐसे बेस नहीं देते, बाहर भी नहीं लिखते हैं, ऐसे नहीं दिया हुआ है, बेस भी नहीं दिया हुआ है, बाहर भी ब्रैकेट में नहीं लिखा है कुछ भी, तो आप देखिएगा उसमें या तो HN लिखा होगा या तो OH लिखा होगा। अगर HN लिखा हुआ है तो एसिडिक मीडियम है, OH लिखा हुआ है तो बेसिक मीडियम है। सिंपल है, इतना तो इजी है। अगर उन्होंने दे दिया है एसिड है, बेस है, HN है, OH है, तब तक तो आपको कोई टेंशन नहीं हो रही। लेकिन होता क्या है, कई बार कुछ भी नहीं देते हैं, बाहर ब्रैकेट में भी नहीं लिखते हैं, एसिड भी नहीं देते हैं, HN भी नहीं देते हैं, तब हम क्या करेंगे? तो उस केस में आपको टेंशन नहीं लेनी है, वो रिएक्शन आपको सिंपली हमेशा करनी होती है एसिडिक मीडियम में। कोई क्लियर ना? जब आपको माध्यम दिया गया है तो आप वही फॉलो करिए, माध्यम नहीं दिया गया है तो हमेशा अम्लीय माध्यम में काम करते हैं। तो चलिए जब आप माध्यम पहचान लेते हैं तो दूसरा पॉइंट आपके पास आता है, आपको
आपको जो दूसरा काम करना होता है वो दूसरा काम करते हैं हम लोग, क्या पता है, बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग बनाते हैं हाफ रिएक्शन। क्या बनाते हैं? 2 हाफ रिएक्शन। हाफ रिएक्शन HR हाफ रिएक्शन। अर्ध समीकरण बनाना है तो बेटा हाफ रिएक्शन के लिए आपसे कहा जाता है, मैं आपको बहुत बेसिक सा पॉइंट बता दे रहा हूँ, हाफ रिएक्शन हम लोग बनाते हैं मेन एलिमेंट से। ओके, कैसे बनाएंगे मैं आपको लिख दे रहा हूँ। प्रमुख तत्व मेन एलिमेंट, तो हाफ रिएक्शन हम लोग बनाते हैं मेन एलिमेंट से। मेन एलिमेंट होता क्या है? अभी हम लोग एग्जांपल देखेंगे, सारे पॉइंट्स अपने आप ही समझ में आ जाएंगे, इजी हो जाएंगे। मेन एलिमेंट क्या होता है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी आपके लिए सारे मेन एलिमेंट रहने वाले हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हम लोग छोड़ देते हैं, बाकी जितनी भी चीजें होंगी वो आपके लिए क्या होगी? रिएक्शन का मेन एलिमेंट वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो आप लोग हाफ रिएक्शन बना लेंगे किससे? मेन एलिमेंट से। जब आप हाफ रिएक्शन बना लेते हो तो उसके बाद आपका तीसरा पॉइंट जो रहेगा वो ये रहेगा कि आपके पास चाहे कोई भी मेथड हो, उस मेथड में अगर आपको रिएक्शन बैलेंस करनी है तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए आप क्या ऐड करते हैं? H2O वाटर ऐड करते हैं। और ऐसे ही अगर आपको हाइड्रोजन बैलेंस करना है बेटा तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन आयन वो आपको ऐड करना होता है। ये पॉइंट आपको और थोड़ा सा ध्यान रखना है। बस जब भी रिएक्शन में कहीं भी ऑक्सीजन बैलेंस करने की जरूरत होगी तो हम लोग वाटर ऐड करेंगे। हाइड्रोजन बैलेंस करना है तो H+ आयन हाइड्रोजन आयन ऐड करते हैं रिएक्शन की बैलेंसिंग। तो ये कुछ एक कॉमन से पॉइंट्स काम की बात में मैंने आपको बताया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे रिएक्शन बैलेंसिंग। और रिएक्शन बैलेंसिंग में पहला मेथड हमारे पास में होने जा रहा है कौन सा? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। चलिए स्टार्ट करेंगे। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन विधि, इस विधि से हमें रिएक्शन बैलेंस करनी है। और जो टेंशन होती है ना, टेंशन अभी 1 मिनट में खत्म हो जाएगी आपकी। बहुत सारे रूल्स आपको लिख करके दिए गए थे, बहुत सारी चीजें आपको पॉइंट्स लैंग्वेज में मिलती हैं। मैं आपको बताता हूँ हमेशा शॉर्ट रूल्स। कोई भी रिएक्शन आपको बैलेंस करनी है तो इनके लिए आपको बताएंगे शॉर्ट रूल्स। क्या है शॉर्ट रूल्स, देख लेते हैं। तो सबसे पहला काम आपका जैसे होता है, आप क्या बनाते हो? हाफ रिएक्शन बना लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग 2 हाफ रिएक्शन बनाएंगे। हाफ रिएक्शन बनाने के बाद में हमें क्या करना है? एलिमेंट बैलेंस करना है। वो भी कैसे? ऑल एलिमेंट बैलेंस करेंगे। ऑल एलिमेंट बैलेंस करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद में पॉइंट नंबर 3 में आपसे कहा जा रहा है पहले आपने हाफ रिएक्शन बनाया, फिर आपने ऑल एलिमेंट बैलेंस कर लिया है। देन उसके बाद में आप क्या बैलेंस करोगे? चार्ज बैलेंस करेंगे। चार्ज बैलेंस करिएगा। चार्ज बैलेंस करने के बाद में आप वहां पर इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेंगे। और इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के बाद में आप ये इलेक्ट्रॉन करेंगे कैंसिल। और जैसे आप इलेक्ट्रॉन कैंसिल करते हैं तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। छोटा केवल आपको 5 पॉइंट बताए गए, छोटे छोटे 5 पॉइंट्स हैं आपके पास में। इन पॉइंट्स के ब्याह पर रिएक्शंस आपको एक बार में समझ में आ जाने वाली कैसे बैलेंस करना है। पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या है? आपको 2 हाफ रिएक्शन बनाना है। अभी मैंने आपको बताया था, एग्जांपल डिस्कस करेंगे, अपने आप से समझ में आ जाएगा। ओके, तो हाफ रिएक्शन तो बना लेंगे। और एलिमेंट बैलेंस करना है, कैसे बैलेंस करना है वो भी बताएंगे। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड करना है, हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए H+ आयन ऐड करना है। बाकी जो अदर एलिमेंट होते हैं ना उनको हम लोग नंबर से मल्टीप्लाई करके बैलेंस करते हैं, कुछ गुणांक से गुणा करके। तो एग्जांपल के साथ में आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी वो बताइए क्या है? चार्ज बैलेंस करना है। बेटा चार्ज बैलेंस करने के लिए क्या करना है, इस पॉइंट को आप ध्यान से देख लें, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। चार्ज बैलेंस करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। क्या करना है? इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा है? नेगेटिव। कैसा चार्ज है? नेगेटिव। तो अब एक बात आपको जो जाननी है ना वो ये जाननी है कि इलेक्ट्रॉन आप कहाँ ऐड करोगे। तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं हमेशा वहां जहां होगी पॉजिटिविटी ज्यादा। सबसे छोटा पॉइंट है। और एक ही पॉइंट समझिएगा, इलेक्ट्रॉन आपको कहाँ ऐड करना है, यही है आपके काम की बात। जहां पर पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिविटी ज्यादा होती है वहां पर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। ठीक है ना, वहां पर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं जहां पर पॉजिटिविटी ज्यादा होती है। पॉजिटिविटी ज्यादा होने का मतलब क्या है, मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे आपके सामने 2 नंबर लिखे हुए हैं, ये लिखा हुआ +5, ये लिखा हुआ +7। इलेक्ट्रॉन कहाँ है आपको ऐड करना है, किसमें आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे? पॉजिटिव वैल्यू कौन सी ज्यादा है? +7 वाली ज्यादा है ना, तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे।
ठीक है। अच्छा, एक चीज और समझते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड क्यों करते हैं? इलेक्ट्रॉन ऐड करने की जरूरत क्या है? तो आपसे कहा गया चार्ज बैलेंस करना है भैया, चार्ज बैलेंस करना है मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। तो इलेक्ट्रॉन क्यों ऐड करना है बेटा? उसके लिए देखिए अब इन दोनों को बैलेंस करना है और आपको ये पॉइंट बोल दिया गया कि इलेक्ट्रॉन चार्ज बैलेंस करना है, मतलब ये +5 और +7 को बैलेंस करना है। आप इस 5 को 7 बना दो या इस 7 को 5 बना दो, कंडीशन केवल इतनी है, आप इस 5 को 7 बनाइए या 7 को 5 बनाइए, बराबर करिए। लेकिन कंडीशन लगा दी गई है कि बराबर करने की कंडीशन आपके पास ये है कि आपको केवल इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन चाहे आप इसमें ऐड कर लो और चाहे आप इसमें ऐड कर लो। इलेक्ट्रॉन आपको दिया गया है, इलेक्ट्रॉन के बिहाफ पर इनको बराबर करना है। अब खुद सोचो कहाँ ऐड करेंगे? इलेक्ट्रॉन में चार्ज कैसा? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज होने का मतलब जहाँ इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा वहाँ उतना घट जाएगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा वहाँ पर उतना घट जाएगा। मतलब +5 लिखा हुआ है ना बेटा, अगर आपने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो उसका मतलब पता है क्या होगा? एक माइनस हो जाएगा, और जब एक माइनस होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? +5 में आप माइनस करेंगे कितना बचेगा? +4। ये 5 है ना बेटा, -1 करो 4 हो गया। ऐसे ही आप अगर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तब ये क्या हो गया? 6 में आ गया। तो यहाँ पर वैल्यू अब आपको समझ में आ रहा है, अगर आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम कर रहे हो मतलब ऐड कर रहे हो तो ऐड करते जाओगे, वैल्यू और छोटी होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी। क्या आप 7 के पास पहुंचेंगे? कभी नहीं पहुंचेंगे। लेकिन जब आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो वहां से क्या हो रहा है? वहां से आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया, आप 7 से 6 पे आए और 6 से कहां जाएंगे? 5 पे आए। पॉइंट आपको समझ में आ रहा है ना? तो आप इतनी बार समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन आपको कहां ऐड करना है? 5 की तरफ नहीं ऐड करना है, किसकी तरफ ऐड करना है? 7 की तरफ ऐड करना है। कितने ऐड करने हैं? 2 ऐड करने हैं। तो वहां से वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी, और 5 ये भी है 5 ये भी है, मतलब हो गया बराबर। इसीलिए हमने आपसे कहा कि इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे चार्ज बैलेंस करने में, कहां इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे? जहां पर पॉजिटिव वाली वैल्यू ज्यादा होगी, जहां पर पॉजिटिविटी ज्यादा होती है वहीं पे इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना है। ओके, अब जैसे एक वैल्यू और आपके सामने लिख कर दे रहा हूं, अब कई बार आपको ऐसा मिलेगा लाइक ये आपका लिखा हुआ है -2 और लिखा हुआ है -1। तो आप इसमें कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ऐड करो, इन दोनों को बराबर करो। इस -2 को -1 बना दो या इस -1 को -2 बना दो, बराबर करना है। कंडीशन वही है, बराबर करने के लिए आपको क्या जोड़ना है? इलेक्ट्रॉन जोड़ना है ना? तो अब आपको इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, खुद से आपको समझना है कहां पर आपको इलेक्ट्रॉन जोड़ना होगा। तो हमने आपको सिंपल बता दिया, इलेक्ट्रॉन आप कहां जोड़ोगे? जहां पर पॉजिटिविटी ज्यादा होगी। पॉजिटिविटी ज्यादा होगी मतलब नंबर बड़ा होगा। तो बेटा -2 में -1 में कौन सा नंबर बड़ा है? -2 जो बड़ा दिख रहा है? नहीं, माइनस वाली वैल्यू में जो छोटा नंबर दिखता है वो एक्चुअली बड़ा होता है ना? तो ये वाला नंबर है बड़ा आपका। मीन आप इलेक्ट्रॉन कहां ऐड करोगे? -1 में ऐड करेंगे इलेक्ट्रॉन। कितना ऐड करते हैं? -1 में आप इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो एक चार्ज माइनस का है तो और हो गया माइनस में, तो कितना आ जाएगा? -2। तो इसलिए आपसे कहा गया जो सिंपल सा पॉइंट वो है इतना कि इलेक्ट्रॉन कहां ऐड करेंगे? जहां पर पॉजिटिविटी ज्यादा होगी। और यही है आपकी काम की बात। इस पूरी रिएक्शन में, इस पूरे मेथड में जो सबसे ज्यादा टेंशन होती है वो इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग में ही होती है, चार्ज बैलेंसिंग में ही होती है। और वो मैंने आपको एक छोटे से पॉइंट से क्लियर कर दिया है कि इलेक्ट्रॉन आप कहां जोड़ोगे? जहां पर पॉजिटिविटी होगी ज्यादा, वहां पर हम लोग जोड़ेंगे इलेक्ट्रॉन। इस पॉइंट को समझ चुके हैं, तो चलिए देखते हैं, बढ़ते हैं एग्जांपल की तरफ। ओके, तो रूल्स आपने देख लिए बच्चों, सारी चीजें आपको पता चल गई हैं कैसे बैलेंस करना है। मेथड में आपको जैसे शॉर्ट रूल्स हैं, 2 हाफ रिएक्शन बना लीजिए और एलिमेंट बैलेंस कर लीजिए। चार्ज आप बैलेंस कर देंगे, इलेक्ट्रॉन ऐड करके इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है, इलेक्ट्रॉन कैंसिल करना है, आंसर आपका आ जाएगा। ये सारी चीजें आज की अभी की जो क्लास थी इसमें मैंने आपको बताया है बेसिक फंडामेंटल्स किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। अब इन सारे पॉइंट्स को जो हम अप्लाई करेंगे वो अप्लाई करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, लेकिन वो सारी चीजें आपको मिलेंगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप पुरानी वाली एक्सरसाइज रिवाइज करिए और रूल्स को थोड़ा सा प्रिपेयर करिए, देखिए क्या होता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। Good morning students, welcome to the online classes of शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो बच्चों, मैंने आपको पिछले लेक्चर में समुच्चय को निरूपित करने की 2 विधियां बताई थी, सूची विधि, सारणी विधि, सूची विधि अथवा सारणी विधि, और दूसरी बताई थी मैंने समुच्चय निर्माण विधि। तो आज मैं आपको एक्सरसाइज समुच्चय की एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व कराने वाला हूं। लेकिन उस एक्सरसाइज को सॉल्व कराने से पहले आपको मैं कुछ पॉइंट बताना चाहता हूं जो कि सारणी विधि से संबंधित है।
सारणी विधि का मतलब रोस्टर मेथड से। पॉइंट क्या है, बहुत ही सिंपल पॉइंट है, मैं आपको और बता दे रहा हूं कि किसी भी समुच्चय में सारणी विधि में बच्चों क्या होता है, किसी भी समुच्चय में अगर अवयव दोहरा दिए जाएं, मतलब सारणी विधि में कोई समुच्चय है, अगर उस समुच्चय में एक ही अवयव एक से ज्यादा बार आया है, यानी सारणी विधि में किसी समुच्चय में अगर अवयव दोहरा दिए जाएं तो उस समुच्चय की प्रवृत्ति नहीं बदलती। जैसे मैं कह दूं एक साइड ए बराबर है 1 2 3 4 4 4 5 5। तो देखिए क्या है, ये जो समुच्चय है वो सारणी विधि का है। आप समझ रहे हैं, सारणी विधि के बारे में मैंने आपको बताया था। पहले ब्रैकेट के अंदर समुच्चय के सारे अवयव होते हैं और हर अवयव के बीच में कॉमा होता है। सीधी विधि है कि अगर किसी समुच्चय में अवयव रिपीट हो रहे हैं तो आपको उन अवयवों को एक बार लिखना है। तो देखिए क्या लिखा है, बराबर 1 2 3 4 4 4 5 5, यानी यहाँ पे 4 3 बार रिपीट हो रहा है और 5 2 बार रिपीट हो रहा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4। आपको ये याद रखना है। तो आप यहाँ पर गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अवयव नहीं है, अवयव बच्चों 5 ही है। उन 8 अवयवों में देखिए 4 3 बार आया है, 5 2 बार आया है। तो आपको बस ये याद रखना है, सारणी विधि में अगर कोई भी अवयव एक से ज्यादा बार रिपीट होगा तो उसे एक बार ही लिखेंगे। और दूसरा पॉइंट ये है कि किसी भी समुच्चय में अवयवों को किसी भी क्रम में लिख दिया जाए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी सारणी विधि में जो समुच्चय होता है उसमें अगर हम अवयवों के क्रम को बदल भी दें आपस में तो कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे ए बराबर लिखा है क्या 1 2 3 4, तो यहाँ पर अवयवों के क्रम को ध्यान नहीं रखना है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 1 3 4 भी लिख सकते हैं, आप इसको 4 3 2 1 भी लिख सकते हैं। तो 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं सारणी विधि में कि सारणी विधि के अंदर कोई भी समुच्चय में अगर एक अवयव एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है तो उसको बस एक बार लिख देना है। और दूसरी बात कि अवयवों में सारणी विधि में जो समुच्चय होता है उसके अवयवों के क्रम में का कोई महत्व नहीं होता। अगर कोई समुच्चय 1 2 3 है तो उसे आप 3 2 1 भी लिख सकते हैं, 2 1 3 भी लिख सकते हैं। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। आइए मैं आपको बताता हूँ एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन। तो मैंने पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, कुछ कथन दिए हैं, इनमें आपको बताना है कौन से संग्रह समुच्चय। ये मैंने कुछ कथन लिखे हुए हैं, अब हमको ये देख देख के बताना है कि कौन सा जो संग्रह है वो समुच्चय है। तो आपको समुच्चय की परिभाषा पढ़ाई थी, वस्तुओं अथवा व्यक्तियों के सुपरिभाषित संग्रह को। मतलब हम सारे स्टेटमेंट को चेक करेंगे, अगर ये सुपरिभाषित है बिना किसी डाउट के, बिना किसी संदेह के, तो वो सेट होगा, नहीं तो सेट नहीं होगा। अब देखिए, भारत के बुद्धिमान खिलाड़ियों का संग्रह, मतलब इंडिया के सारे ऐसे प्लेयर्स लेने जो बुद्धिमान है। अब यहाँ पर एक शब्द हुआ है बुद्धिमान, यहाँ पर जो खिलाड़ियों की खासियत है उसमें लेना है बुद्धिमान। लेकिन बुद्धिमान शब्द बच्चों अपने में सुपरिभाषित नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति को कोई खिलाड़ी बुद्धिमान लग सकता है, किसी व्यक्ति को कोई खिलाड़ी बुद्धिमान लग सकता है। तो यहाँ पे जो बुद्धिमान शब्द है वो अपने में सुपरिभाषित नहीं है। तो इसका कारण हम क्या लिखेंगे, चूंकि बुद्धिमान शब्द यहाँ पर सुपरिभाषित नहीं है, अतः यह जो कथन है वो समुच्चय नहीं है। आपको वही कथन सुपरिभाषित होगा, वही कथन भी समुच्चय कहलाएगा। अगला, भारत में पाए जाने वाले सभी खतरनाक जानवरों का संग्रह। फिर से देखिए, इसमें एक शब्द यूज हुआ है खतरनाक जानवर। अब खतरनाक जानवर के बारे में अगर कहें तो सबकी राय अलग अलग हो सकती है। किसी को कोई जानवर खतरनाक लगता है, किसी को कोई जानवर खतरनाक लगता है। तो यहाँ पे फिर से जो खतरनाक शब्द है वो विशेषता को दर्शा रहा है जानवरों की, और यहाँ पर जो खतरनाक शब्द है वो सुपरिभाषित नहीं है। तो बच्चों ये जो स्टेटमेंट है वो भी समुच्चय नहीं होगा। बस आपको कारण लिखना है, चूंकि इस कथन में जो खतरनाक शब्द है वो सुपरिभाषित नहीं आता है, जो कथन है वो समुच्चय नहीं है। सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो आपने अगर छोटी क्लासेस में विषम संख्याओं की परिभाषा पढ़ी होगी तो सिंपल सी है, विषम संख्याओं की परिभाषा ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती वही तो विषम होती। तो ये परिभाषा तो सुस्पष्ट है बिल्कुल कि कोई भी ऑड नंबर से यानी विषम संख्याएं क्या होती है, विषम प्राकृतिक संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग ना जाए वो होती विषम प्राकृतिक संख्याएं।
तो बच्चों ये जो स्टेटमेंट है ये सुपरिभाषित है, क्योंकि सभी को क्लियर है कि विषम संख्याएं क्या क्या होती है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, सबको पता है कि विषम संख्याएं यही होती है। तो इसमें ये जो स्टेटमेंट है विषम प्राकृतिक संख्याएं वो सुपरिभाषित है। तो अतः ये जो स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, समुच्चय होगा। कक्षा के सभी सुंदर विद्यार्थियों का संग्रह। फिर से देखिए यहाँ पे सुंदर शब्द आया और सुंदर शब्द विशेषता दर्शा रहा है। किसी को कोई विद्यार्थी सुंदर लग सकता है, किसी को कोई विद्यार्थी सुंदर लग सकता है। तो अपने आप में जो सुंदर शब्द है वो सुपरिभाषित नहीं है। तो हम फिर से देखेंगे क्योंकि इस कथन में सुंदर शब्द सुपरिभाषित नहीं है, अतः यह कथन समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। विशेषता दर्शा रहा, भारतवर्ष के अच्छे गणितज्ञों का संग्रह, यानी इंडिया के सारे अच्छे गणितज्ञों को इकट्ठा करना है। तो फिर से देखिए अच्छा शब्द, अच्छा शब्द फिर से विशेषता दर्शा रहा है। फिर से अगर व्यक्ति विशेष की बात करें तो किसी को कोई गणितज्ञ अच्छा लगता है, किसी को कोई गणितज्ञ अच्छा लगता है। तो ये जो अच्छा शब्द है वो अपने आप में सुपरिभाषित नहीं आता, यह जो कथन होगा वह भी समुच्चय नहीं है। भारतवर्ष के अमीर व्यक्तियों का समुच्चय संग्रह। तो देखिए फिर से आया अमीर, यानी व्यक्तियों की खासियत बता रहा। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, बात हो रही अमीर व्यक्तियों की, लेकिन ये तो बोला नहीं कि कितनी संपत्ति पे अमीर। अगर मैं ये कह दूं कि भारत के उन सभी अमीर व्यक्तियों का समुच्चय जिनकी संपत्ति 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, तो हम काउंट कर सकते हैं कि यहाँ इंडिया में कितने हो सकते हैं, 10 करोड़ 20 करोड़ ऐसे लोग हो सकते हैं। लेकिन अमीर का क्राइटेरिया नहीं दिया गया कि कितनी आय के ऊपर अमीर लिया जा रहा है। अगर किसी के पास 1 लाख रुपया है तो अमीर है कि नहीं है। अमीर का शब्द तो यूज किया गया है, लेकिन इसकी क्राइटेरिया नहीं बताया गया कि कितने, मतलब अमीर की खासियत क्या है, कितने रुपए पे अमीर होगा। तो अमीर शब्द अपने आप में यहाँ पर सुपरिभाषित नहीं है। तो यह भी जो अमीर शब्द है सुपरिभाषित नहीं है, अतः यह कथन की समुच्चय नहीं होगा। अगला, किसी लेखक द्वारा लिखित पुस्तकों का संग्रह, यानी किसी एक राइटर द्वारा लिखी गई सारी पुस्तकें। तो ये बच्चों सुपरिभाषित है। मान लीजिए कोई राइटर है वो अपने पूरे कैरियर में 100 पुस्तकें लिखता है, तो 100 पुस्तकें पता है ना कि उसने ये पुस्तकें लिखी हैं। तो किसी लेखक मतलब जिस व्यक्ति विशेष की बात हो रही है कि कोई लेखक कितनी पुस्तकें लिख सकता है, हम काउंट कर सकते हैं ना, 100, 200, 300, 400। तो ये जो कथन है बच्चों ये सुपरिभाषित है, अतः यह समुच्चय होगा। तो आप जाने होंगे कि किसी भी स्टेटमेंट को देख के हम कैसे पहचानेंगे कि वो समुच्चय है कि नहीं है। तो बच्चों आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित समुच्चयों को सारणी विधि द्वारा लिखना। सारणी विधि का मतलब रोस्टर मेथड या ट्यूबुलर मेथड। तो सारणी विधि मैंने आपको बताया था, समुच्चय के अवयवों को मझले कोष्टक के अंदर लिखते हैं कॉमा लगा लगा के। तो देखिए पहला समुच्चय क्या है, A1 = x, ऐसा है कि x। तो इस तरीके के समुच्चय को हम समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं, यानी सेट वेक्टर फॉर्म में है। ये गुण प्रदर्शित कर रहा है, इसको सारणी विधि बनाना है। तो क्या कह रहा है, देखिए A1 बराबर क्या कह रहा है, x बिलोंग्स टू x। और जो बच्चों x है वो अंग्रेजी वर्णमाला में ई से पूर्व आने वाले अक्षर है। तो इसमें जो x है वो क्या है, x का जो गुण है बच्चों वो अंग्रेजी वर्णमाला में ई से पूर्व आने वाले अक्षर है। तो बताइए अंग्रेजी वर्णमाला में ई से पूर्व कौन कौन से अक्षर आते हैं, A, B, C, D। तो इसका सेट क्या बनेगा, A, B, C, D। अगला क्या लिखा है, सेट्स शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। एक आपको शब्द दिया गया है सेट्स, ये शब्द दिया गया है, कह रहा है इस शब्द में जितने भी अक्षर हैं उनका समुच्चय बनाओ। समुच्चय का मतलब इनको संग्रह रख दो, मतलब इनको इकट्ठा करो। तो बताइए सेट शब्द में कितने अक्षर हैं, पहले को तो 4 अक्षर है, S, E, T, S। लेकिन इन 4 अक्षरों में एक अक्षर ऐसा है जो 2 बार रिपीट हो रहा है, वो अक्षर है S। तो अभी मैंने आपको गुण बताया था वीडियो की शुरुआत में कि जो सारणी विधि में अगर अवयव 1 से ज्यादा होते हैं तो उनको हम कितने बार लिखते हैं, 1 बार लिखते हैं। तो यहाँ पे सेट शब्द में S है 2 बार, लेकिन अब लिखेंगे कितने बार, 1 बार। फिर एक ही बार आ रहा है, ये बन गया इसका समुच्चय, ये सारणी विधि बनती जा रही है। ये क्या है, x बिलोंग्स टू x, 6 से कम प्राकृतिक संख्या। तो 6 से कम प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं लेना में 6 से कम,
तो आपको मैंने सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बताया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे तो चलता है। तो मुझे 6 से कम चाहिए, तो 6 से कम प्राकृतिक क्या दिख रही है 1 2 3 4 5। ये बन गया 1 2 3 4 5 कॉमा लगा दीजिए। 4 क्या दिया है x बिलोंग्स टू x, x सच दैट x ऐसा है कि x एक 2 अंकों वाली संख्या है। मतलब इस स्टेटमेंट में बच्चों जो x है वो 2 अंकों की संख्या है। देखिए ये 2 अंकों की संख्या है, और 2 अंकों की संख्या कैसे बनती है, इकाई के अंक से और दहाई के अंक से। इसमें गुण है कि जो संख्या है वो 2 अंकों की है। तो आपको बहुत छोटी क्लास के बारे में सोचिए कि 2 अंकों की संख्या कैसे बनती है, इकाई के अंक से और दहाई के अंक से। और कंडीशन लगी जिसके अंकों का योग 8 है, मतलब इकाई के अंक और दहाई के अंक को अगर जोड़ दें तो योग कितना होना चाहिए 8। तो आप समझिए, जैसे मैंने इकाई के अंक में भरा 0, सॉरी दहाई के अंक में भरा 0, तो अगर दहाई के अंक में 0 भर देंगे तो वो संख्या कितने अंक की बनेगी, सिर्फ 1 अंक की। आप बताइए क्या कोई संख्या 0 1 लिख दें तो क्या 0 1 2 अंक की संख्या, 0 1 तो 1 अंक की संख्या है ना। तो यहाँ पे अगर मुझे 2 अंकों की संख्या बनाना है तो 0 नहीं कर सकते दाई के प्लेस में, क्या भरें 1 भर दें, और अंकों का योग कितना चाहिए 8। तो बताइए दाई के अंक में 1 भर दिया है, तो इकाई के अंक में कितना भर दें कि जोड़ने पे 8 हो जाए। तो 1 भर चुके हैं, तो इकाई के अंक में अब की बार क्या बनना पड़ेगा 7 बनना पड़ेगा। तो ये बन गया कितना 1 7 यानी 17। देखिए इनके अंकों का योग क्या हो गया 8 हो गया। अब इसको आप एक बार पलट दीजिए, 71 कर दीजिए, तो 7 और 1 फिर से 8 हो गया। अच्छा चलिए अब दाई के अंक में भरते हैं 2, मुझे अंकों का योग 8 चाहिए, तो 2 में अब कितना जोड़े कि 8 हो जाए, बस वो यहाँ भरेंगे कितना 6 भर, तो ये हो गया 26। अब आप समझ सकते हैं, इसको रिवर्स कर देंगे तो 1 62 बनेगी। बच्चों जब यहाँ पे 3 भरेंगे तो यहाँ इकाई का अंक फिर 5 करना पड़ेगा, तो 3 और 5 8, तो फिर क्या बनेगी 35। अगली 53। अच्छा जब 4 भरेंगे तो यहाँ पर भी क्या आएगा 4, तो बनेगी 44। तो 44 को रिवर्स करेंगे तो फिर से 44 आएगा, 44 रिपीट होगा नहीं क्योंकि सारणी विधि चला रहे हैं। अच्छा 5 करेंगे, 5 भर चुके हैं, 53 हो चुका है, 6 से भी भर चुके हैं, 7 से भी भर चुके हैं, अब बस 8 बचा है हमारे पास। तो यहाँ पे अगर मैं 8 भरूंगा तो इकाई का कितना बनना पड़ेगा 0, ये हो जाएगा कितना 80। लेकिन 80 को आप 0 8 नहीं लिख सकते क्योंकि वो फिर संख्या कितने अंक की रह जाएगी 1 अंक की रह जाएगी। ये हो गया इसका सारणी विधि होगी। अगला क्या लिखा है A5 जो है बच्चों को लिखा है x बिलोंग्स टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब की बार जो बच्चों x है वो इस समीकरण में संबंधित है, और ये समीकरण द्विघात समीकरण है, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा। तो बस इस द्विघात समीकरण के हम क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। कैसे करेंगे 6 के ऐसे गुणनखंड करिए, जोड़ने पे 5 आए तो 3 दूनी 6, 3 और 2 5, क्योंकि 5 माइनस का लाना है तो 3 भी निगेटिव लेंगे 2 भी निगेटिव लेंगे, यानी इसके फैक्टर -3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल 0। दो पदों में कॉमन लेंगे तो इन दोनों पदों से x कॉमन, x माइनस 3, और इन दोनों से 2 कॉमन मिल रहा है, लेकिन काहे का माइनस का कॉमन लेना है हमको। -2 पे जब भाग देंगे तो क्या आने वाला है x माइनस 3। अब देखिए x माइनस 3 दोनों से कॉमन मिल रहा है, क्या बचेगा x माइनस 2 बराबर 0। देखिए इसके गुणनखंड कंप्लीट हो गए, एक गुणनखंड को 0 के बराबर रखेंगे तो पहला आंसर है x माइनस 3 बराबर 0 यानी x बराबर 3, और दूसरा जब रखेंगे तो x माइनस 2 बराबर 0 यानी x बराबर 2, यानी इसका आंसर होगा x का मान 2, 3, या अगर क्रम को पलट दें तो 3, 2 भी लिख सकते हैं। ऑर्डर का कोई महत्व नहीं है, आप कैसे भी एलिमेंट्स लिख सकते हैं। तो ये इसके क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित समुच्चयों को निर्माण विधि के रूप में लिखिए। यानी हम मुझे जो तीसरे नंबर वाले क्वेश्चन में करना है, सारे सेट्स को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, और देखिए सारे सेट जो है वो रोस्टर मेथड यानी सारणी विधि में। तो पहला क्या है A1 बराबर 2 4 6 8 डैश डैश डैश, इसको मुझे समुच्चय निर्माण विधि के रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे मैंने आपको बताया था, समुच्चय निर्माण विधि में प्रत्येक अवयव को x से प्रदर्शित करते हैं, x ऐसा है कि x, और क्या करते हैं x का गुण लिखते हैं, मतलब मुझे ऐसा गुण ढूंढना है जो सारी चीजों को क्या करे सेटिस्फाई करे। तो बताइए 2 4 6 8,
इनके बारे में आप क्या जानते हैं? आप बहुत ही सिंपल समझ सकते हैं, दो की पहाड़ा चल रहा है, दो की टेबल चल रही दो की टेबल। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि सर ये तो सभी प्राकृतिक सम संख्याओं का समुच्चय है, तो वो भी गलत नहीं है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? एक्स सच दैट एक्स सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। लेकिन अगर इसको और भी सिंपल तरीके से देखें तो देखिए, दो का पहाड़ा चल रहा है, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, एक्स ऐसा है कि एक्स दो के गुणज है, और दो के गुणज का मतलब इसको लिख सकते हैं x बराबर 2n, जहां पर बच्चों n जो है वो प्राकृतिक संख्या है, जहां n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? 1 से शुरू होती, तो जरा n की जगह 1 रखिए तो 2 गुणा 1 2, n की जगह 2 रखेंगे तो 2 गुणा 2 4, n की जगह 3 रखेंगे तो 2 गुणा 3 6, ऐसे ही चलेगा। तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं, x ऐसा है कि x 2 के गुणज है, वो भी गलत नहीं है ना। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, x ऐसा है कि x सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, वो भी गलत नहीं है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं मैथमेटिकली, x इक्वल 2n के रूप का, यहाँ पर जो n होगा बच्चों वो प्राकृतिक संख्याएं होंगी। आइए इसको बताते हैं। a2 बराबर क्या लिखा है? आप देखिए यहाँ पर 1 1/2 1/3 1/4। इसको मैं सेट फिल्टर फॉर्म में लिखना है। मैंने क्या बताया? सेट फिल्टर फॉर्म में प्रत्येक एलिमेंट को एक चर राशि x से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या लिखेंगे? x ऐसा है कि x, और यहाँ पे आपको सारे x का गुण ढूंढना है, मतलब कोई ऐसा रूल ढूंढना है जो सारे x को क्या करे? संतुष्ट करे। तो इनमें मैं एक नियम ढूंढना चाहता हूँ, ऐसा नियम जो सारे एलिमेंट्स को क्या कर जाए? संतुष्ट कर जाए। ध्यान से देखिए, इस 1 के नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ। अब अगर ध्यान से देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, इसमें प्रत्येक परिमेय संख्या का अंश 1 है, यानी अंश तो फिक्स है, यानी अंश में परिवर्तन नहीं हो रहा है। और देखिए हर में क्या हो रहा है? 1 के बाद क्या आया? 2 के बाद क्या आया? 3 के बाद क्या आया? 4 के बाद क्या आएगा? 5। तो मैं बोलूँ अगली संख्या क्या होगी? तो आप बोलेंगे 1/5, उसके अगली 1/6। तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो सेट है इसमें अंश कांस्टेंट है, मतलब अंश फिक्स चल रहा है बिल्कुल। तो अंश को जो हम बदलेंगे नहीं तो 1 लिख दिया। अपॉन देखिए हर परिवर्तित होता जा रहा है। हर कैसे शुरू हुआ? पहले 1, दूसरे का हर 2, तीसरे का हर 3, चौथे का हर 4, यानी ये जो हर है वो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय चल रहा है। तो इसको मैं क्या कर दूं? सिंपल है, लिख दूं 1/n, और इसमें n बिलोंग्स टू क्या करना पड़ेगा? कैपिटल, यानी n का मान जो है वो प्राकृतिक संख्या है। कैसे? आप n की जगह इसमें रखिए 1, जब n की जगह 1 रखेंगे तो ये निकलेगा। 2 रखिए n की जगह तो 1/2 निकलेगा। 3 रखेंगे तो 1/3 रखेगा। यानी बच्चों ये जो रूल है x बराबर 1/n, वो इन सारे एलिमेंट्स को क्या कर रहा है? संतुष्ट कर रहा है, जहां पर n बिलोंग्स टू कैपिटल है। अच्छा, एक बताइए, बहुत ही सिंपल है। आप देखिए, पहला अगर आपने देखा तो दूसरा आप बता सकते हैं। देखिए 3 के गुणज चल रहे हैं, 3 के गुणज है, 3 का पहाड़ा है, तो मैं बिल्कुल यही कहा दूं, x बिलोंग्स टू x इक्वल 3n, जहां n बिलोंग्स टू कैपिटल n। ये तो बिल्कुल ऊपर वाला एक क्वेश्चन है, 2 4 6 8 10, तो इसका सेट तो यही बन जाएगा, x सच दैट x इक्वल 2n, जहां n बिलोंग्स टू कैपिटल n। आइए इसको देखते हैं a5। अब इसमें देखिए फिर से भिन्न चल रही है, तो आप भिन्न के कॉन्सेप्ट को समझिए क्या है इसका कॉन्सेप्ट। इसको मैं लिख दे रहा हूँ x बिलोंग्स टू x। अब देखिए ध्यान से, ये क्या लिखा है? 1 1/4 1/9 1/16। अब मुझे नियम ढूंढना है, ऐसा नियम ढूंढना है जो इन सारे एलिमेंट्स को क्या करे? संतुष्ट करे। तो देखिए नियम ढूंढने का पहला तरीका तो देखिए अंश कांस्टेंट है, अंश तो बार बार 1 चल रहा है, तो 1 तो फिक्स है। नीचे मुझे कुछ चाहिए। अच्छा नीचे देखिए ये क्या है? 1, ये क्या है? 4, ये क्या है? 9, ये क्या है? 16। अगर 1 2 3 4 होता तो मैं लिख देता n, लेकिन ये क्या है? 1 है 4 है 9 है 16 है। तो आपने पढ़ा होगा 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर, इसको 3 का स्क्वायर, इसको 4 का स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं? 1/1 स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख दूं? 1/2 स्क्वायर। इसे क्या लिख दूं? 1/3 स्क्वायर। इसे 1/4 स्क्वायर। तो अब बच्चों ध्यान से देखिए, स्क्वायर भी सब जगह फिक्स हो गया। और ये क्या है? 1 2 3 4, ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो यहाँ पे 1 के नीचे मैं क्या लिखूंगा? n और स्क्वायर। तो ये बन गया x इक्वल 1/n स्क्वायर। और इसमें जो n है वो कहाँ बिलोंग करेगा?
कैपिटल एन यानी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय। तो ये बच्चों मैंने आपको सारणी विधि से आपको निर्माण विधि के बारे में बताया कैसे बनते हैं। तो अब बच्चों आते हैं एक्सरसाइज के चौथे नंबर में। चौथा नंबर क्या है, निम्नलिखित समुच्चयों को सूचीबद्ध कीजिए। मतलब इन समुच्चयों को सूची रूप में लिखना है यानी रोस्टर मेथड में लिखना है। देखिए ये किस रूप में, सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो पहला क्या, पहला लिखा x बिलोंग्स टू x। x ऐसा है कि अगर मैं x का स्क्वायर करूं तो वो 16 से कम हो। ये निशान किसका है, ये निशान है कम का, और ये निशान किसका है, ये निशान है बराबर का। तो मुझे बच्चों ऐसे x चाहिए जिनका वर्ग, x का स्क्वायर लिखा है, जिनका वर्ग 16 से कम हो या 16 के बराबर हो। या तो 16 से कम हो, मतलब हमें ऐसे x लेना है और उनका करना है स्क्वायर, और वो जो स्क्वायर है वो 16 से कम होना चाहिए या 16 के बराबर। या तो कम या तो बराबर, दो में से कुछ। 16 से बड़ा नहीं हो सकता, या तो 16 से कम या तो 16 के बराबर। और इसमें ये क्या लिखा है, x बिलोंग्स टू z। z का मतलब पूर्णांक। आपको मैंने बताया पूर्णांक की संख्या रेखा जो होती है वो पूर्णांकों पर ही होती है। देखिए शुरू करते हैं। अब ये जो x है वो पूर्णांक है। अच्छा चलिए, ये 5 और ये 5। मान लीजिए मैंने 5 ले लिया x की जगह, क्योंकि पूर्णांक लेना तो x की जगह जब 5 रखेंगे x के स्क्वायर में, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। अब बताइए क्या 25 16 से छोटा है, नहीं। क्या 25 16 के बराबर है, नहीं। इसका मतलब 5 यहाँ पर गलत है। अच्छा 4 रखिए, 6 भी गलत होगा। 6 रखेंगे तो 6 का स्क्वायर क्या आएगा, 36। हमें 16 से छोटा चाहिए या 16 के बराबर चाहिए, तो 6 भी नहीं चलेगा, 7 भी नहीं चलेगा। तो अब मुझे 5 से कम चाहिए, तो 5 से कम क्या, 4 रखिए। तो 4 का वर्ग 16, या तो 16 से कम हो या तो 16 के बराबर है ना। तो एक एलिमेंट 4 आ गया, 4 सही है ना, 4 इसमें चलेगा। 3 रखिए, 3 का वर्ग इसमें रखना है, इसमें रखना है, इसमें। तो 3 का वर्ग रखिए, x की जगह 3 का वर्ग 9। और बच्चों 9 16 से छोटा है ना, बराबर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, या तो छोटा हो या तो बराबर हो। तो छोटा है ना तो 3 भी चल जाएगा। इसी प्रकार आप देखेंगे तो 2 भी सही होगा, 1 भी सही होगा, 0 भी सही होगा, -1 भी, -2 भी, -3 भी और -4 भी। ये सारे एलिमेंट्स आएंगे इस नियम के अनुसार। तो मैं इसको क्या करूँ, लिख दूं। क्या क्या आने वाला है, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। अगला क्या लिखा, x ऐसा है कि x, देखिए ये जो x है वो 1 से बड़ा या 1 के बराबर है, और 5 से छोटा या 5 के बराबर है। तो बात हो रही है 1 से 5 तक। तो देखिए ये 1 2 3 4 5। सवाल क्या कह रहा है, x का मान 1 से बड़ा या 1 के बराबर। तो बराबर से शुरू करेंगे, 1 से शुरू करेंगे, और कहाँ तक, 5 से कम या 5 के बराबर। बच्चों ये देखिए ये 1 है, ये 5 है। तो क्या कह रहा है, 1 से बड़ा या 1 के बराबर। 1 से बड़ा का 1 के बराबर का मतलब ये 1 है, 1 से बड़ा का मतलब आगे जाएंगे। और आगे क्या कह रहा है, 5 से छोटा या 5 के बराबर। तो 5 के बराबर ये, और 5 से छोटा क्या है, पीछे आएंगे। तो कहाँ से कहाँ तक नंबर लाइन कवर हो रही है, 1 से 5 तक। बस में लिखा है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी x जो है वो प्राकृतिक संख्या है। यानी इसमें सीधा सीधा बनेगा 1 2 3 4 5। अगला क्या लिखा है, c बराबर x ऐसा है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी बच्चों जो x है वो प्राकृतिक संख्या है, और जो x है वो 15 का गुणनखंड है। तो बताइए 15 के क्या क्या गुणनखंड होते हैं, 15 के सारे गुणनखंड कौन कौन से होते हैं, 1, फिर क्या होता है 3। मतलब आपको ये देखना है 15 किससे डिवाइड, 15 किससे कट रहा है। 15 1 से भी कट जाएगा, भाग जाएगा 1 का 15 में, 3 का भाग भी 15 में चला जाएगा, 5 का भाग भी 15 में चला जाएगा, लास्ट 15 का भाग 15 में चला जाएगा। यानी 15 के सारे गुणनखंड क्या है, 1 3 5 15, और ये सारे कैसे हैं, प्राकृतिक संख्या है। तो इसका जो आंसर होगा 1 3 5 15। अगला x ऐसा है कि x 31 दिनों का महीना है। तो बताइए 31 दिनों के महीने कौन कौन से होते हैं, बहुत ही सिंपल है। जनवरी, फिर क्या होता है मार्च, फिर क्या होता है मई, फिर क्या होता है जुलाई, फिर क्या होता है अगस्त, फिर क्या होता है अक्टूबर, फिर क्या होता है दिसंबर।
हो गया। 31 दिनों वाले महीनों का समुच्चय लिखना है हमको। आइए अगला क्या लिखा है, x बिलोंग्स टू x, x ऐसा है कि x -1/2 और +1/2 के बीच का पूर्णांक। तो देखिए ये मैंने नंबर लाइन खींची, तो आपको देखना है माइनस का आधा और प्लस आधा के बीच में कौन सा पूर्णांक आ रहा है। तो मैं नंबर लाइन खींच ले लूंगी। देखिए माइनस का आधा आएगा यहाँ पर 0 से -1 के बीच में, ये माइनस आधा है, और मुझे क्या चाहिए प्लस का आधा। प्लस का आधा कहाँ आएगा 0 और 1 के बीच में, ये प्लस का आधा है। यानी मुझे बस इतने पोर्शन में देखना है। तो देखिए माइनस आधा और प्लस आधे के बीच में कौन सा पूर्णांक है 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आइए बच्चों अब एक्सरसाइज के 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति बिलोंग्स टू अथवा डज नॉट बिलोंग्स टू के माध्यम से करें। ये सिंपल क्या है, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट। अब आपको ये स्टेटमेंट दिए है, आपको बनना है कि यहाँ पे एप्सिलॉन सिंबल लगेगा कि एप्सिलॉन नॉट लगेगा। तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा क्या लिखा है। ये लिखा है 12, क्या लिखा है 12 के बाद डैश डैश, डैश डैश को अभी ना देखिए, आप ये सोचिए 12 84 को विभाजित करने वाली संख्याओं के संग्रह में है कि नहीं। क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि जो 12 है वो 84 को विभाजित करने वाली संख्याओं के संग्रह में है कि नहीं। तो बताइए 84 को विभाजित करने वाली संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। आप फैक्टर ढूंढिए 84 के, एक सबसे लास्ट क्या 84, बीच में देखिए 84 किससे किससे विभाजित हो रहा है 2 से, फिर किससे हो जाएगा 3 से हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, और फिर किससे हो जाएगा ये 12 से हो जाएगा, और 42 से हो जाएगा 84। तो देखिए 84 से मतलब 84 के सारे गुणन करने में 84 किन संख्याओं से विभाज्य। तो देखिए 84 से विभाजित 84 के जितने भी गुणन करने क्या उसमें 12 शामिल है। देखिए 12 84 को विभाजित करने वाली संख्याओं के संग्रह में है कि नहीं। तो देखिए इन संख्याओं के संग्रह में 12 मौजूद है। तो क्या लिखेंगे 12 बिलोंग्स टू 84। ये पढ़ेंगे। अब क्या लिखा है के अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय है कि नहीं। मतलब आपको ये ढूंढना है कि अल्फाबेट जो के है वो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षरों में आता है कि नहीं। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षर क्या होते हैं A-E-I-O-U। हमको चाहिए क्या के तो है नहीं स्वर, तो इसमें क्या लिखेंगे के डज नॉट बिलोंग्स टू अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। क्या लिखा है 1/2 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो देखिए 1/2 का मतलब क्या है, अगर मैं 9 का भाग 1 में दूं तो 0.5 आएगा। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, दशमलव वाली संख्याएं थोड़ी प्राकृतिक संख्याएं होती है। ये क्या है, ये परिमेय संख्याएं हैं। और मुझे चाहिए कि 1/2 प्राकृतिक संख्याओं में आता है कि नहीं। तो 1/2 प्राकृतिक संख्याओं में नहीं आता। तो डज नॉट बिलोंग्स टू प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या होता है n। इसको गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगला √2 परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्याएं क्या होती है p/q, जहाँ पर p भी पूर्णांक q भी पूर्णांक। आपको पता होगा √2 का मान पूरा निकलता नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये परिमेय संख्या तो है नहीं, यानी √2 क्या है अपरिमेय संख्या। तो कोई भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्याओं के समुच्चय में नहीं बिलोंग करेगी। यहाँ पे लगेगा डज नॉट बिलोंग्स टू। अब क्या लिखा है 15 3 के सभी गुणकों का समुच्चय। यानी आपको ये ढूंढना है कि 3 के सभी गुणक अगर हम एक समुच्चय में रखें तो उसमें 15 आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा सोचना। तो बताइए 3 के गुणक का मतलब पहाड़ा लिखना शुरू कर दीजिए आप। 3 6 9 12 15 18, या तो आप 3 का भाग दे लीजिए 15 में, जैसा भी आप चाहें। तो 3 के गुणक दे दिए, 3 के गुणक मैंने लिखे, मुझे क्या चाहिए 15। दिख रहा है कि जो 15 है वो 3 के गुणक में है, यानी लिखेगा 15 बिलोंग्स टू 3 के सभी गुणकों का समुच्चय। तो बच्चों आज के वीडियो मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कराया है। थैंक यू। Hello student, have a pleasant morning to one you all. I really welcome you on this video lecture. Students, in your previous lecture, you have studied the poem The Scholar that was composed by Robert Southey. In that poem, we have studied
about the books and the literary thing that have been written by great dramatists, poets and playwrights. After teaching that poem, I will also provide you the written notes. But the written notes will be provided you the coming week. So you have to note down the central idea and the explanation part. I will give you the particular stanza which you have to do on your fair resting. Student, today we will start the short story portion. The short story portion, the first chapter is Pen Pal, that is written here. It's written by G. Srinivas Rao. It's written by G. Srinivas Rao, and his life started from 1928. Student, your English literature part is classified into 3: prose portion, poetry portion and short story. So you have studied first chapter, My Struggle for an Education. The handwritten notes also be provided for you, the first chapter, and the poem Mercy, and the second poem you have studied, that is the Scholar, and today we will study the story section. This is very interesting story. This is very good story. So we will study. So before starting the story, I just want to tell you something about the writer. So student, open your book. Chapter 1, short story. Author's profile. Author's profile. G. Srinivas Rao was a prominent story writer of Andhra Pradesh. So he was a very famous writer. He was very prominent, very popular writer of Andhra Pradesh. He was born in 1928 in Hannamkonda, a suburb of the city of Varnakular in Andhra Pradesh. So Andhra Pradesh, he was born in a west city of Varnakular. This was the name of the city, and he was born in 1928. He is a retired teacher of English and economics. So he was a teacher. He was a retired teacher of English and economics. His stories are remarkable for the fine presentation of place and people. So he was known for his fine presentation, or his good presentation. And which type of the presentation? Place and people. It means he presents the people in a nice way. He presents the place in a very good way. He wrote for many Indian and foreign newspaper and magazine. He has also written different types of the newspaper, magazines. The present story appeared in the Reader's Digest in 1982. Present story means the story Pen Pal that is presented in the Reader's Digest. Reader's Digest. The essay was also published in the Straits Times on 28 April 1982 as Alice in Wonderland, Lights of the Life of a Pen Pal. So this was the title in which that story was published. And what was the date of publication? 28 April 1982. He had published more than 600 middle page articles both in national and international newspaper and magazines. So he has also written national and international newspaper and magazines. Notable works, many more notable works he has written. Mr. Rao wrote more than 25 magazine and 25 newspaper across the globe. His single article, Pen Pal, published in Los Angeles Times in the story in itself. So the single article, Pen Pal, it was published in Los Angeles Times. This article was picked by Reader's Digest. This story is an extract from the Reader's Digest and was published in more than 35 languages. It was also translated in 35 languages and more than 400 newspaper and magazines. So that because of the popularity of this story was this, because it's a very interesting story.
Synopsis of the story. Synopsis means gist of the story, summary of the story. So let's discuss about it. Then we will read the text. G. Srinivas Rao, the author, seeing large package and envelope in the hands of his friends sent by pen pals living in foreign countries, inspired to have a pen pal. So G. Srinivas, who is the author of this story, seeing a large package and envelope in the hands of his friends. It means to say, अपने friends के हाथ में उन्होंने envelopes और large packet, बड़े बड़े पैकेट देखे, and those packets and those envelope which were sent by pen pals. Pen pal means patra mitra, and living in foreign countries. The people who live in foreign countries, inspired to have a pen pal. Those people wanted to do friendship with them. So he selected an address of Alice H. living in California at Los Angeles. So he selected, it means the author selected the address Alice H. She was a lady, Alice H. and lived in California at Los Angeles. He wrote a short letter on a pink sheet and posted it to America. So he was also interested to do the friendship. That is why he has also written a letter on a pink sheet and he posted it to America. The reply was given sooner than expectation. The reply was given sooner. So as soon as he wrote a letter to do friendship with her, the reply came very soon than his expectation. It means he did not expect it that reply will come so soon. She expected the writer's pen friendship. She was also interested in him. Like a friend, G. Srinivas Rao also began to receive large envelopes, airmails, letters, magazine, Christmas gift. So as G. Srinivas Rao's friends were getting different types of the articles, magazines, letters, airmails, in the same way he started doing this. He made a building of imagination. It means he started thinking that thought was going into his mind that his pen pal must be a rich, beautiful and gracious lady. It means the writer was thinking with whom he was going to do friendship, she must be very rich, beautiful and attractive lady. It was the thought of writer. The author thought that to ask her age could disturb the lady. The author was thinking, if I ask to her about her age, so she must be disturbed, because it was a disturbing question to ask her age to a female personality. So this was a disturbing question. So he demanded her photograph. तो फिर उसने क्या किया? उसने फिर उसकी फोटोग्राफ मांगी. He did not ask such type of the question to her, but he asked her photograph, because he was thinking that by looking the face of that lady, I must be known what is her age. She added that she is not more beautiful than an average American. Alice wrote that she had no picture. One line is missing over here. Alice wrote that she had no picture just then, but she might send him one day. So Alice replied that she had no picture this time. This time she had no picture, but she will send in coming days. And she replied that she was not so beautiful. She was not so beautiful. She was not average than an American girl.
average than American. It means I am ordinary women. I am ordinary person. I am not extraordinarily beautiful. In this way, she tried to hide her identity. So through the presence of mind, through the using her tricks, she hid her identity. The author thought it a game of hide and seek. Hide and seek, you know, student, you have played hide and seek game since your childhood. लुका छिपी का खेल आप लोगों ने खेला होगा बचपन में. तो दिस वॉज अ फ्रेंडशिप हाइड एंड सीक. हाइड एंड लुका छिपी का ये खेल था बिकॉज दैट लेडी वांटेड टू कंसील हर आइडेंटिटी, बट द ऑथर वांटेड टू रिवील इट, बट ही हैड नो ऑप्शन एट दैट टाइम. After a long time, one day the authors received a big envelope containing a few magazines and a short note with a photograph. After a long time, लंबे समय के बाद ऑथर ने भी रिसीव किया, ऑथर ने भी प्राप्त किया एक बड़ा सा एनवेलप, और उसमें क्या था, कुछ मैगजीन रखी हुई थी, शॉर्ट नोट रखे हुए थे और फोटोग्राफ. काफी समय के बाद, एक लंबे समय के बाद. The author was informed that Alice died in a car accident. Author को inform किया गया था, this was the information by that lady, that she had died in a car accident last Sunday. She had died in a car accident last Sunday. The author also came to know that she was 78 years old. So it has been written in that letter that the age of that lady was 78 years old. So through this letter, he came to know that lady has been died and she was 78 years old. So student, this is the summary of the chapter. This is the gist of the chapter. So it's enough for you today. In your next class, we will continue the test. And student, thank you and have a nice day to one you all. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. आज 11th क्लास के अंतर्गत बच्चों सामान्य हिंदी के अंतर्गत हम आकाशदीप कहानी को पढ़ेंगे. आकाशदीप जो कहानी है वो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है, और जयशंकर प्रसाद जो हैं वो छायावादी कवि हैं, शुक्ल युग के लेखक हैं. तो अगर आपके पास सामान्य हिंदी की पुस्तक है तो उसमें कहानियों में संकलित आकाशदीप कहानी को निकाल लीजिए और मेरे साथ पढ़िए. और यदि आपके पास पुस्तक नहीं है तो आप बड़े ध्यानपूर्वक मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही आकाशदीप कहानी को पढ़ेंगे. चलिए, सबसे पहले आकाशदीप कहानी का 1 नंबर आता है, बंदी. क्या है, सोने दो. मुक्त होना चाहते हो? अभी नहीं, निद्रा खुलने पर. चुप रहो, फिर अवसर ना मिलेगा. बड़ा शीत है, कहीं से एक कंबल डालकर कोई शीत से मुक्त करता. आंधी की संभावना है, यही अवसर है. आज मेरे बंधन शिथिल हैं. तो क्या तुम भी बंदी हो? हाँ, धीरे बोलो. इस नाव पर केवल 10 नाविक और प्रहरी है. शस्त्र मिलेगा? मिल जाएगा. पोत से संबद्ध रज्जु काट सकोगे? रज्जु माने होता है बच्चों रस्सी. हाँ बच्चों, ये जो मैंने आपको बातचीत पढ़ाई, यह कहानी के नायक और नायिका के बीच का वार्तालाप है. समुद्र में हिलोरें उठने लगी. दोनों बंदी आपस में टकराने लगे. पहले बंदी ने अपने को स्वतंत्र कर लिया, दूसरे का बंधन खोलने का प्रयत्न करने लगा. लहरों के धक्के एक दूसरे को स्पर्श से पुलकित कर रहे थे. मुक्ति की आशा, स्नेह का असंभावित आलिंगन. दोनों ही अंधकार में मुक्त हो गए. दूसरे बंदी ने हर्षातिरेक, हर्षातिरेक का अर्थ होता है प्रसन्नता, अधिक प्रसन्नता के कारण हर्षातिरेक से उसको गले से लगा लिया. सहसा उस बंदी ने कहा, यह क्या, तुम स्त्री हो? क्या स्त्री होना कोई पाप है? अपने को अलग करते हुए स्त्री ने कहा, शस्त्र कहाँ है?
तुम्हारा नाम चंपा। तारक खचित नील अंबर और समुद्र के अवकाश में पवन उधम मचा रहा था। अंधकार से मिलकर पवन दुष्ट हो रहा था। समुद्र में आंदोलन था। नौका लहरों में विफल थी। स्त्री सतर्कता से लुढ़कने लगी। एक मतवाले नाविक के शरीर से टकराती हुई सावधानी से उसका कृपाण निकालकर फिर लुढ़कते हुए बंदी के समीप पहुंच गई। सहसा पोत से पथ प्रदर्शक ने चिल्लाकर कहा, आंधी। आपत्ति सूचक तुर्य। तुर्य एक वाद्य यंत्र होता है बच्चों, जो जब कोई भी आपत्ति आती है तो वो क्या किया जाता है, बजाया जाने लगता है। आपत्ति सूचक तुर्य बजने लगा। सब सावधान होने लगे। बंदी युवक उसी तरफ पड़ा रहा। किसी ने रस्सी पकड़ी, कोई पाल खोल रहा था, पर युवक बंदी लुढ़क कर उस रज्जु के पास पहुंचा। रज्जु माने होता है रस्सी के पास पहुंचा, जो पोत से संलग्न थी। संलग्न मतलब जुड़ी हुई थी। तारे ढक गए, तरंगे उद्वेलित हुई, समुद्र गरजने लगा। भीषण आंधी पिशाचिनी के समान नाव को अपने हाथों में लेकर कंदुक क्रीड़ा और अट्टहास करने लगी। एक झटके के साथ ही नाव स्वतंत्र थी। उस संकट में भी दोनों बंदी खिलखिलाकर हंस पड़े। आंधी के हाहाकार में उसे कोई सुन ना सका। बच्चों, ये जो कहानी का मैंने पहला भाग पढ़ाया, हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, तो मैं अपनी भाषा में इस कहानी का सार बता रही हूँ। ये पहले अंक का। दो बंदी हैं और वो दोनों बंदी किसी जलपोत पे बंद हैं, बंधन युक्त हैं, आबद्ध हैं। उसी समय समुद्र में तूफान आने की संभावना बनती है। जो उनमें से एक बंदी है वह इसका अनुमान पहले ही लगा लेती है और दूसरे बंदी को सचेत करती है कि क्या वह नाव से लगी हुई जो छोटी नाव, जलपोत मतलब जहाज से लगी हुई जो छोटी नाव है, उसकी रस्सी को काट सकता है। वो अपनी सहमति देता है। बड़ी चालाकी से एक बंदी एक नाविक के शरीर से सटकर उसकी कृपाण को, तलवार को निकाल लेती है और लुढ़कते हुए दूसरे बंदी के समीप पहुंचती है। सहसा जो जलपोत यानी जहाज के पथ प्रदर्शक होते हैं वो तूफान की क्या देते हैं, सूचना देते हैं और आपत्ति सूचक जो वाद्य यंत्र होता है तुर्य, वो बजने लगता है। सभी सचेत हो जाते हैं और उस समुद्री तूफान का फायदा उठाकर उनमें से एक बंदी जो है वो रस्सी को काट देता है। रस्सी के कटने से जो जलपोत से संबद्ध माने जुड़ी हुई छोटी नाव होती है वो अलग हो जाती है और दोनों बंदी जो होते हैं वो स्वयं को जलपोत से अलग कर उस नाव पर सवार हो जाते। बच्चों, ये जो मैंने कहानी आपको पढ़ाई है, इस कहानी में जयशंकर प्रसाद जी ने ऐतिहासिकता और कल्पना का क्या किया है, मिश्रण किया है तथा समुद्री जीवन पर प्रकाश डाला है। यह जो कहानी है वो समुद्री जीवन पर आधारित है। अब हम आते हैं आकाशदीप के दूसरे भाग पर। बच्चों, अब हम आते हैं कहानी के दूसरे भाग पर। अनंत जलनिधि में उषा का मधुर आलोक फूट उठा। सुनहली किरणों और लहरों की कोमल सृष्टि मुस्कुराने लगी। सागर शांत था। नाविकों ने देखा पोत का पता नहीं, बंदी मुक्त है। नायक ने कहा, बुद्धगुप्त, तुमको मुक्त किसने किया? कृपाण दिखाकर बुद्धगुप्त ने कहा, इसने। नायक ने कहा, तो तुम्हें फिर बंदी बनाऊंगा।
किसके लिए? पोताध्यक्ष मणिभद्र अतल जल में होगा नायक, अब इस नौका का स्वामी मैं हूं। तुम जलदस्यु, जलदस्यु बोलते हैं बच्चों जो समुद्री डाकू होते हैं। बुद्धगुप्त, तुम जलदस्यु बुद्धगुप्त? कदापि नहीं, चौंक कर नायक ने कहा और अपना कृपाण टटोलने लगा। चंपा ने इसके पहले ही उस पर अधिकार कर लिया था। वह क्रोध से उछल पड़ा। तो तुम द्वंद्व युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाओ, जो विजयी होगा वह स्वामी होगा। इतना कहकर बुद्धगुप्त ने कृपाण देने का संकेत किया। चंपा ने कृपाण नायक के हाथ में दे दिया। भीषण घात प्रतिघात आरंभ हुआ। दोनों कुशल, दोनों त्वरित गति वाले, त्वरित गति का मतलब होता है तुरंत गति करने वाले। बड़ी निपुणता से बुद्धगुप्त ने अपना कृपाण दांतों में फंसाकर अपने दोनों हाथ स्वतंत्र कर लिए। चंपा भय और विस्मय से देखने लगी। नाविक प्रसन्न हो गए, परंतु बुद्धगुप्त ने लाघव से नायक का कृपाण वाला हाथ पकड़ लिया और विकट हुंकार से दूसरा हाथ डाल उसे गिरा दिया। दूसरे ही क्षण प्रभात की किरणों में बुद्धगुप्त का विजयी कृपाण उसके हाथों में चमक उठा। नायक की कातर आंखें प्राण भिक्षा मांगने लगी। बुद्धगुप्त ने कहा, बोलो, अब स्वीकार है कि नहीं? मैं अनुचर हूं, वरुण देव की शपथ, मैं विश्वासघात नहीं करूंगा। बुद्धगुप्त ने उसे छोड़ दिया। चंपा ने युवक जलदस्यु के समीप आकर उसके छतों को अपनी स्निग्ध और कोमल करों से वेदना विहीन कर दिया। बुद्धगुप्त के सुगठित शरीर पर रक्त बिंदु विजय तिलक कर रहे थे। विश्राम लेकर बुद्धगुप्त ने कहा, हम लोग कहाँ होंगे? बाली द्वीप से बहुत दूर, संभवतः एक नवीन द्वीप के पास, जिसमें अभी हम लोगों का बहुत कम आना जाना होता है। सिंघल के वणिकों का वहां प्राधान्य है। प्राधान्य माने प्रधानता है। कितने दिनों में हम लोग वहां पहुंचेंगे? अनुकूल पवन मिलने पर 2 दिन में, तब तक के लिए खाद्य का अभाव ना होगा। सहसा नायक ने नाविकों को डांट लगाने की आज्ञा दी और स्वयं पतवार पकड़कर बैठ गया। बुद्धगुप्त के पूछने पर उसने कहा, यहाँ एक जलमग्न शैलखंड है, सावधान ना रहने से नाव टकराने का भय है। बच्चों, कहानी का जो दूसरा भाग है उसको मैं, उसकी कहानी की जो कथा वस्तु है उसको मैं अपने शब्दों में बता रही हूँ कि आपने पहले भाग में पढ़ा था कि जो बंदी हैं वो जलपोत से, जहाज से अपनी नाव को क्या कर लेते हैं? अलग कर लेते हैं। प्रातः काल होता है तो पता चलता है कि उस छोटी नाव में 2 बंदी, एक नाविक और कुछ अनुचर हैं। नायक जो है नाव का, वो जो बंदी बुद्धगुप्त है उससे पूछता है कि तुमको किसने मुक्त किया? तो वो बताता है कि कृपाण ने। जो नाव का नाविक है वो कहता है मैं तुम्हें पुनः बंदी बना दूंगा। बुद्धगुप्त जो बंदी है वो कहता है कि किसके लिए? तो कहता है पोत के अध्यक्ष, पोत के प्रधान, जहाज के प्रधान मणिभद्र के लिए। पर मणिभद्र का जो जहाज है वो समुद्र में समा चुका है। वर्चस्व को लेकर, नाव पर वर्चस्व को लेकर बुद्धगुप्त और नायक के बीच क्या होता है? युद्ध होता है। युद्ध में बुद्धगुप्त विजयी होता है और नाव का जो नायक होता है वह अपने अनुचरों के साथ बुद्धगुप्त की अधीनता स्वीकार कर लेता। बच्चों, यह भी बताना चाहूंगी कि जो 2 बंदी हैं उन 2 बंदियों में एक स्त्री है और एक पुरुष। पुरुष का नाम बुद्धगुप्त है और स्त्री का नाम चंपा है। अभी पूरा
कौतूहल बना हुआ है कि चंपा कौन है और बुद्धगुप्त है। ये इस जिज्ञासा को मैं अभी यहाँ समाप्त नहीं करूंगी, ताकि जब जिज्ञासा बनी रहेगी तो आप इस कहानी को भली प्रकार से पढ़ेंगे। वर्चस्व को लेकर नाविक और बुद्धगुप्त के बीच युद्ध होता है और बुद्धगुप्त क्या होता है, विजयी होता है। नाव चलते चलते दूर से दूर निकल आती है। बुद्धगुप्त पूछता है कि हम किस द्वीप पर पहुंचने वाले हैं। तो चंपा कहती है कि हम समीप के द्वीप, उस द्वीप से दूर निकलकर एक दूसरे द्वीप पर पहुंचने वाले हैं। अब हम आते हैं कहानी के बच्चों, जो तीसरा भाग है उसकी कथावस्तु इस प्रकार शुरू होती है। तुम्हें इन लोगों ने बंदी क्यों बनाया? वणिक मणिभद्र की पाप वासना ने। तुम्हारा घर कहाँ है? जाह्नवी के तट पर। जाह्नवी किस नदी को कहते हैं? गंगा को। चंपा नगरी की एक क्षत्रिय बालिका हूँ। पिता इसी मणिभद्र के यहाँ प्रहरी का काम करते थे। माता का देहावसान हो जाने पर मैं भी पिता के साथ नाव पर ही रहने लगी। 8 बरस से समुद्र ही मेरा घर है। तुम्हारे आक्रमण के समय मेरे पिता ने ही 7 दस्युओं को मारकर जल समाधि ली। 1 मास हुआ मैं इस नील नभ के नीचे, नील जल निधि के ऊपर एक भयानक अनंतता में निस्सहाय हूँ, अनाथ हूँ। मणिभद्र ने मुझसे एक दिन घृणित प्रस्ताव किया। मैंने उसे गालियां सुनाई। उसी दिन से बंदी बना दी गई। चंपा रोज से जल रही थी। बच्चों, ये जो आकाशदीप का मैं तीसरा भाग कंटिन्यू किए हुए हूँ, इसको मैं अपने अगले वीडियो में जारी रखूंगी। आज के लिए बच्चों इतना ही पर्याप्त है। हैव अ नाइस डे।